गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो आपकी यूनिट फर्स्ट थी सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में जो आपका जूलॉजी का पेपर नंबर सेकंड था कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिकी, जिसे अपन बोल रहे थे सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, उसमें अपनी यूनिट फर्स्ट सेल बायोलॉजी वो प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो चुकी थी माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर वाले टॉपिक के साथ। आज अपन आपके इसी पेपर की यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें अपन जो केंद्रीय संगठन है जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, ये कोशिका के अंदर जो केंद्र होता है, जो केंद्रक होता है, उसमें क्या क्या संरचनाएं अपन को दिखाई देती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, शेप साइज क्या है, उन सभी के ऊपर अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज आपकी यूनिट सेकंड है, उसमें फर्स्ट टॉपिक है केंद्रीय संगठन, इसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, ये बोलेंगे। ठीक है, तो जो केंद्रीय संगठन है, जैसे मान लो आपके सामने एक डायग्राम बनाऊं, ये कोई कोशिका है, ये इसके अंदर का केंद्रक है, ये इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो अब तक तो अपन ने एक कोशिका कौन कौन से प्रकार की होती है और उसके अंदर कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली। लेकिन अब अपन बात करेंगे कोशिका के अंदर उसके कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले इस केंद्रक की। केंद्रक इसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक, किस केंद्रक की संरचना क्या है, किन कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है, किन में नहीं मिलता, इसका कार्य क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो सारी की सारी चर्चा अपन यूनिट सेकंड में करेंगे। तो न्यूक्लियस कोशिका में या सेल में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है या अंगक होता है। न्यूक्लियस सेल में पाए जाने वाला इंपॉर्टेंट अंगक होता है। ठीक है, यह अंगक यानी न्यूक्लियस सेल के साइटोप्लाज्म में इसके मध्य भाग में, सेल के कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म में कहां पे मिलता है? मध्य में पाया जाता है और सेल में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। यानी कि कोशिकाओं में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती है, चाहे वो आकार की से संबंधित हो, चाहे रासायनिक से रिलेटेड हो, कैसी भी हो, उन सभी पे नियंत्रण रखने का काम करता है यह केंद्रक। समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब तक अपन ने ये जाना कि एक जो न्यूक्लियस या जो केंद्रक है वह कोशिका में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण अंगक है जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में मध्य भाग में पाया जाता है, जो कोशिका में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं खोज की। तो
न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में प्लांट सेल्स यानी कि पादप कोशिकाओं में की थी, या रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में पादप कोशिकाओं में न्यूक्लियस का या केंद्रक का अध्ययन किया था। ठीक है, और उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को या केंद्रक को कोशिका में पाए जाने वाला स्थायी अंगक के रूप में प्रस्तुत किया। कि रॉबर्ट ब्राउन ने यह बताया कि ये जो न्यूक्लियस है ये कोशिकाओं में स्थायी अंगक के रूप में पाया जाता है, इसीलिए स्थायी अंगक के रूप में। ठीक है, तो अपन ये चीज नोट कर सकते हैं इसमें नोट कर सकते हैं कि एक जो केंद्रक है वो कोशिकाओं में स्थायी रूप से पाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाए। कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता, जिसमें अपन आगे चर्चा करेंगे कौन सी कोशिकाएं हैं कौन सी नहीं है। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये अपने चर्चा पहले कर ली थी, तो ये चीज अपने इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये कहा कि यह कोशिकाओं में स्थायी अंगक के रूप में पाया जाता है, इसीलिए न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज का श्रेय भी रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब अपन बात करेंगे स्थिति की, पोजीशन की। स्थिति, पोजीशन कि कोशिका में कहां पर, कौन सी जगह पर केंद्रक पाया जाता है। अभी तो अपन ने कह दिया कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में मध्य भाग में उपस्थित रहता है, केंद्रीय भाग में उपस्थित रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में यह केंद्रीय भाग में ही उपस्थित हो। तो ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस या केंद्रक की स्थिति या पोजीशन कोशिका की स्पीसीज या जाति पर निर्भर करती है कि वो कोशिका कौन सी जाति की है, ये प्रोकैरियोटिक की है चाहे यूकैरियोटिक की है, उस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? सेल की स्पीसीज या जाति पर निर्भर करेगी। सामान्यतः यह है सभी प्रकार की कोशिकाओं में न्यूक्लियस केंद्र में ही मिलता है, कोशिका के केंद्रीय भाग में मिलता है, लेकिन जो जंतु कोशिकाएं हैं, जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें यह न्यूक्लियस फ्री रूप से तैरते हुए पाया जाता है। यानी जो एनिमल सेल्स होती है उनमें पाए जाने वाला न्यूक्लियस या केंद्रक फ्री रूप से या मुक्त रूप से तैरता हुआ पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो केंद्र में ही हो, वो आपको यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है। इसलिए मैंने लिखा है कि फ्री रूप से तैरता हुआ पाया जाता है। लेकिन जो प्लांट सेल होती है इनमें साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स द्वारा एक फिक्स स्थिति में होता है। साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स द्वारा फिक्स
यानी कि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के जो अपन जानते हैं कि अपन ने साइटोस्केलेटन पढ़े हैं इससे प्रीवियस वाली क्लासों में, तो उन स्केलेटन या फाइबर्स द्वारा प्लांट सेल का न्यूक्लियस एक फिक्स या स्थायी स्थिति लिए हुए होता है, या तो सेंटर में होगा या किसी परिधि की तरफ होगा। तो ये अपन ने जान लिया है कि एक केंद्रक की कोशिका में स्थिति कहाँ पर होती है। क्लियर है? जिसमें अपन ने ये देखा कि मेन तो डिपेंड किस पे करेगा कि वो कोशिका कौन सी स्पीसीज की है, चाहे क्या वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है या यूकैरियोटिक सेल्स है, क्या वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे नंबर की, कि क्या एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है या एक से अधिक पाए जा सकते हैं, तो उसकी चर्चा करेंगे अपन। वैसे तो सामान्य रूप से अगर देखें अपन तो अधिकतर कोशिकाओं में एक ही केंद्रक मिलता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वैसे तो न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा अपना इसमें, नंबर, इसे बोलते हैं अपन संख्या। तो नॉर्मल सेल्स में एक, जिनमें एक मिलेगा उनको बोलेंगे अपन एक केंद्र की, जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में यूनी न्यूक्लिएट सेल्स। ठीक है, जिनमें एक केंद्रक होगा कोशिकाओं में, इसमें एक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक केंद्र की या यूनी न्यूक्लिएट सेल। ऐसे ही एग्जांपल ले अपन सीलियरी एनिमल्स। सीलियरी एनिमल्स में एग्जांपल आता है मोस्टली आपके पैरामीशियम का। पैरामीशियम में अगर आपको उसका चित्र याद हो, डायग्राम याद हो, तो उसमें दो केंद्रक होते हैं। कितने? दो न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए अपन इसे क्या बोलेंगे, द्विकेंद्रकी, जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में बाई न्यूक्लिएट। जिन कोशिकाओं में एक केंद्रक मिलेगा, सामान्य सभी प्रकार की कोशिकाओं में उन्हें एक केंद्रकी या यूनिन्यूक्लिएट सेल्स, लेकिन कुछ सीलियरी मीन्स पक्षमाभी। सीलिया में पैरामीशियम में बहुत सारे सीलिया लगे हुए होते हैं, पक्षमाभ लगे हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल ये है सीलियरी एनिमल्स, स्पेशली पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम में अगर आपने उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखी हो तो उसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, इसीलिए ये किस प्रकार की कोशिका होगी, द्विकेंद्रकी। तो अपन नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो ये द्विकेंद्रकी या बाई न्यूक्लिएट सेल कहलाएगी या एनिमल कहलाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लें, बोन मेरो, जिसे हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, इसमें लगभग 100 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। बोन मेरो की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उनमें लगभग 100 न्यूक्लियस या केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी सेल्स को अपन क्या बोलेंगे, ना तो यूनिन्यूक्लिएट बोलेंगे, ना बाइन्यूक्लिएट बोलेंगे, ना बोलेंगे पॉलीन्यूक्लिएट या बहुकेंद्रकी। बहुकेंद्रकी इंग्लिश में पॉलीन्यूक्लिएट। तो ये अपन ने संख्याओं की बात कर ली कि क्या केंद्रक एक कोशिकाओं में एक ही मिलेगा या एक से अधिक मिल सकते हैं।
तो वो डिपेंड किस पे करेगा? संबंधित एनिमल पर, संबंधित कोशिका पर कि वो कहाँ की कोशिका है। अगर बोन मैरो की है तो एक से बहुत ज्यादा मिलेंगे, 100 के लगभग। अगर सीलियरी एनिमल्स है जैसे पैरामीशियम है तो उसमें 2 न्यूक्लियस, तो बाइन्यूक्लिएट सेल। नॉर्मल सभी प्रकार की, इनके अलावा जो कोशिकाएं हैं यूकैरियोटिक सेल्स, उनमें एक ही केंद्र मिलेगा, तो यूनिन्यूक्लिएट सेल, यानी एक केंद्र की कोशिका। क्लियर है? ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे शेप एंड साइज की, कि केंद्रक या न्यूक्लियस जो है उसकी आकृति क्या है और उसकी साइज यानी कि आमाप क्या है। शेप और साइज की बात की जाए तो आपके सामने यहां पे देख सकते हो कि यह केंद्रक मोस्टली गोलाकार या अंडाकार आकृति लिए हुए होता है, या तो गोलाकार होगा या अंडाकार होगा, लेकिन ज्यादा डिपेंड इस पर करता है कि कोशिका कहाँ की है, किस अंग में वो प्रेजेंट है, और डिपेंड करेगा कि कोशिका का आकार कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना शेप एंड साइज। ठीक है, शेप की बात की जाए, अच्छा डिपेंड, सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियस की शेप और साइज है वह कोशिका के या सेल के आकार पर, इसकी सक्रियता पर, किस पर निर्भर करेगी? सेल के आकार पर, इसकी सक्रियता पर, और इसके आंतरिक वातावरण एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि ये कोशिका का आकार क्या है, उसकी सक्रियता कितनी है, क्या वो इंटरफेज में है या फिर विभाजनकारी अवस्था में है, और उसकी आंतरिक परिस्थितियां क्या है, वातावरण क्या है, उस पर एक न्यूक्लियस की या केंद्र की शेप और साइज निर्भर करती है, जो मैंने आपके सामने लिखा है। सामान्यतः यह गोलाकार या अंडाकार आकृति का होता है, जो अपने सामने डायग्राम में दिख रहा है, या तो गोलाकार होगा या अंडाकार आकृति का होता है, देख सकते हो आप। लेकिन जैसे WBC एवं स्पर्म सेल्स में, WBC है और स्पर्म कोशिकाएं हैं, इनमें यह कैसा होगा? अनियमित आकृति का, अनियमित आकृति का भालाकार, जिसे बोलते हैं लैंसियोलेट। लैंसियोलेट भालाकार। आपके जब सेकेंड ईयर में पेपर चलेगा एनिमल फिजियोलॉजी, तो उसमें अपन देखेंगे RBC WBC कोशिकाओं की संरचना, तो वहां पे अपन को पता चलेगा जो WBC कोशिकाएं हैं उनका जो केंद्रक है वो अनियमित आकृति का है। अनियमित आकृति का मतलब है जैसे कोई WBC कोशिका है, इसमें ऐसे मिलेगा, ऐसा न्यूक्लियस मिलेगा, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे अनियमित आकृति का भालाकार, जैसा भाला होता है उसके समान। ठीक है, नॉर्मल
यह 3 से 14 μm व्यास का होता है। साइज क्या है नॉर्मल इसकी? 3 से 14 μm या माइक्रोमीटर व्यास का ये केंद्रक होता है साइज में। लेकिन जो अधिक सक्रिय कोशिकाएं हैं, अधिक सक्रिय सेल्स, जैसे तंत्रिका कोशिका, एवं एग सेल्स, जो अंडाणु कोशिकाएं हैं वो, और जो तंत्रिका कोशिकाएं, जो नर्व सेल्स हैं वो, ये दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं ये अधिक सक्रिय कोशिकाएं होती है, क्योंकि अपनी जो नर्व सेल्स या तंत्रिका कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है एनी टाइम, और जो अंडाणु कोशिकाएं वो भी बहुत सक्रिय होती है। तो इन प्रकार की कोशिकाओं में या ऐसी कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस है उसकी साइज बड़ी होती है, 25 μm व्यास। तो देख सकते हैं अपन यहाँ पे सामान्य तो 3 से 14 μm थी व्यास की, लेकिन कुछ सक्रिय कोशिकाएं जैसे तंत्रिका कोशिकाएं और अंडाणु कोशिकाएं या एग सेल्स में यह 25 μm व्यास के मिलते हैं। कौन? केंद्रक। तो ये अपन ने न्यूक्लियस या केंद्रक की आकृति के बारे में भी जान लिया है और उसकी साइज के बारे में भी जान लिया है। ठीक है, अब एक नाम सुना होगा आपने, आर हर्टविंग। आर हर्टविंग इन्होंने यह बताया कि प्रत्येक सेल का यह अनुपात, या आर हर्टविंग ने यह अनुपात, इस अनुपात के बारे में, ये जो अनुपात है शेप और साइज का, उसके बारे में यह बताया कि यह प्रत्येक कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षण होता है। प्रत्येक कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षण होता है जिसे केंद्रक द्रव्य सूचकांक, केंद्रक द्रव्य सूचकांक, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे अपन न्यूक्लियो प्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स या केंद्रक द्रव्य सूचकांक के नाम से जाना जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर हर्टविंग ने इस अनुपात के बारे में यह बताया, शेप और साइज के बारे में, जिसे अपन डायरेक्टली बोल रहे हैं अनुपात के बारे में, यह बताया कि यह अनुपात प्रत्येक कोशिका का एक विशिष्ट लक्षण होता है। यानी कि शेप और साइज किस पे निर्भर करेगी? उस कोशिका पर निर्भर करेगी, वो कोशिका कितनी बड़ी है, वो सक्रिय है या नहीं है। इसे आर हर्टविंग क्या बोल रहे हैं? उस कोशिका का केंद्रक द्रव्य सूचकांक या न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जिसको ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, जिसे देख लेते हैं अपन। कई बार पूछा गया आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी और आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स शॉर्ट में से बोलते हैं NP, जिसका फॉर्मूला है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियो से N, प्लाज्मिक से P, NP, VN अपॉन VC माइनस VN। ये फॉर्मूला है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को ज्ञात करने का, जहां पर अपन देखेंगे कि VN क्या है और VC क्या है।
एनपी का तो अपन को पता है कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, लेकिन ये वीएन और वीसी क्या है ये अपन को पता होने चाहिए, तभी अपन इस फॉर्मूला के माध्यम से एनपी निकाल सकते हैं किसी सेल का। तो ध्यान से देखना, यहां पर वीएन क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, और वीसी वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब समझ में आ गया होगा। वीएन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं अपन केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य। यानी कि जो केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य है, जिसे अपन बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसका वॉल्यूम कितना है वो कहलाएगा Vn, और एक कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, उसकी वॉल्यूम कितनी है वो कहलाएगा Vc। तो इन दोनों के मान अपन इस फॉर्मूला में रख देंगे तो अपना Np यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स अपन को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये किसने दिया था, आर हार्टविंग ने। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब अपन बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, परा संरचना, जिसे अपन बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जो केंद्रक या जो न्यूक्लियस है उसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन अपन इसकी आंतरिक स्थिति, जो केंद्रक है उसकी जो आंतरिक स्थिति है अगर उसको देखा जाए तो यह दो अवस्थाओं में पाया जाता है। वो दो अवस्थाएं कौन कौन सी है, आंतरिक स्थिति किसकी, न्यूक्लियस की आंतरिक स्थिति के अनुसार दो अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, फर्स्ट तो है, आपने नाम सुना होगा अंतरावस्था में केंद्रक, जिसे बोलते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस, हिंदी में बोलेंगे अंतरा अवस्था। ठीक है, एक तो अंतरावस्था यानी कि उसमें विभाजन नहीं हो रहा होगा, दूसरी न्यूक्लियस इन डिवाइडिंग स्टेज यानी कि विभाजनकारी अवस्था में केंद्रक पाया जाता है, इसमें विभाजन होते रहते हैं, जैसे समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तो एक उस अवस्था में पाया जाने वाला केंद्रक। तो मैंने पहले बता दिया था कि केंद्रक की आंतरिक स्थिति के अनुसार वह दो अवस्थाओं में मिलेगा, एक तो अंतरावस्था में और दूसरी विभाजनकारी अवस्था में। न्यूक्लियस इन डिवाइडिंग स्टेज यानी कि विभाजनकारी अवस्था में केंद्रक। तो इन दो अवस्थाओं में एक केंद्रक पाया जाता है। अब अपन को करना क्या है, यहाँ पे परासंरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है। तो इन दोनों अवस्थाओं में से एक अवस्था ऐसी होगी जिसमें अपन को एक कोशिका का केंद्रक या एक सेल का न्यूक्लियस बहुत अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वो अवस्था कौन सी इनमें से, इंटरफेज या अंतरावस्था। इस अंतरावस्था में केंद्रक या सेल सामान्य अवस्था में होती है, जिसमें
कोशिका की सामान्य प्रकार की जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो सामान्य रूप से जारी रहती है। यानी कि ये जो इंटरफेज या अंतरावस्था है इसमें एक कोशिका अपनी सामान्य अवस्था में होती है, यानी कि वो विभाजन नहीं कर रही होती है। विभाजन की अवस्था तो दूसरी है। तो इस अवस्था में होने वाली कोशिका की सामान्य उपापचयी क्रियाएं कौन सी? उपापचयी क्रियाएं, जिन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, सामान्य रूप से चलती रहती है। ठीक है, फास्ट स्पीड से या तीव्र गति से कब होगी? जब सेल डिवीजन करेगी, विभाजन करेगी। लेकिन इस अवस्था में तो ये सामान्य रूप से चलती रहती है। अतः इसी अवस्था में इंटरफेज में ही न्यूक्लियस का अध्ययन किया जाता है। न्यूक्लियस का अध्ययन किया जाता है, जिसमें न्यूक्लियस के या केंद्रक के विभिन्न भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, क्योंकि एक सामान्य अवस्था में केंद्रक मिलता है इस इंटरफेज अवस्था में। इसलिए इसी अवस्था में कोशिका के केंद्रक का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें केंद्रक के विभिन्न भाग स्पष्ट रूप से अपन को दिखाई देंगे, जिसमें निम्न रचनाएं या संरचनाएं अपन को दिखाई देती है। अब वो रचनाएं कौन कौन सी है, उनके अपन एक बार नाम नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं अपन को दिखाई देती है। इतना समझ में आ गया होगा आपको? जैसे निम्न रचनाएं बोली मैंने, तो फर्स्ट नंबर पे केंद्रक कला या केंद्रक आवरण, जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवलप। एक कोशिका के चारों तरफ तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन एक केंद्रक के चारों ओर ये वाली, ये क्या कहलाएगी? केंद्रक कला या केंद्रक आवरण, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवलप। इनवलप का मतलब है आवरण से। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कला से हो गया। एक तो ये वाला इसकी रचना दिखेगी अपन को। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस, जो केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होगा, केंद्रक रस या केंद्रक द्रव्य, जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सेप। न्यूक्लियर सेप, सेप को बोलते हैं रस। एक ये भाग हो गया। थर्ड क्रोमेटिन जाल, जिसे बोलते हैं नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन, यानी कि इस केंद्रक रस में या न्यूक्लियोप्लाज्म में धागों समान या धागे के समान तंतु पाए जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जाल या नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन। फोर्थ नंबर पे केंद्रिक, कौन सी रचना? केंद्रिक, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस केंद्रिक
इसके अंदर भी एक गोल गोल अंडे समान रचना पाई जाती है, एक या एक से अधिक, वो कहलाती है केंद्रक या न्यूक्लियोलस। इसके अलावा एक और है एंडोसोम। ये वो रचनाएं हैं जो अपन को एक सेल की या एक न्यूक्लियस की इंटरफेज या अंतरावस्था में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तो इन रचनाओं के ऊपर, जो केंद्र की रचनाएं हैं, इनके ऊपर अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, अच्छा सा डायग्राम बनाकर केंद्रक का, कि इनमें होता क्या क्या है, केंद्रक कला किसे कहते हैं, कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है, इनके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।